नमस्कार साथियों, मैं शंकर सातनकर सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम लेके आए हैं इंटरनेट। इंटरनेट जो आज छोटे से लेकर बड़ों तक हर बच्चों की जरूरत है। इंसान पढ़ा लिखा हो या नहीं, ये उतना मायने नहीं रखता है कि उसके पास कोई डिग्री है या नहीं, लेकिन यदि उसे इंटरनेट का ज्ञान है तो वो रोजगार भी प्राप्त कर सकता है और बहुत सारी अपनी समस्याओं का समाधान घर बैठे ही प्राप्त कर सकता है। तो सार्थक पहल के माध्यम से आज हम लेके आए हैं इंटरनेट। इंटरनेट अर्थात इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप। क्या है इंटरनेट? सरल सा क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। यह दुनिया भर में फैले हुए अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्कों के विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़ने से विशाल व विश्वव्यापी जाल है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त रूप है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क है। यह संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया में फैले व्यक्तिगत, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यापारिक तथा सरकारी नेटवर्कों के आपस में जुड़ने से बनता है। वर्तमान जो युग है वो इंटरनेट का युग है। क्या? वर्तमान जो युग है वो इंटरनेट का युग है। इसके माध्यम से हम किसी सूचना को, डेटा को, टेक्स्ट को, ग्राफ को, इमेज को, ऑडियो को, वीडियो को पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आज हम घर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से दुनिया की खबरें प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सब इंटरनेट है और इंटरनेट का युग है। इसलिए वर्तमान युग को संचार क्रांति का युग कहा जाता है। वर्तमान युग को संचार क्रांति का युग कहा जाता है। अब सरल सा प्रश्न है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का जनक जो है जेसी लिकलाइटर। याद रखना, किसी भी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेट का जनक कौन? जेसी लिकलाइटर। जेसी लिकलाइटर। और जिन्होंने 1962 ईस्वी में इंटरनेट की स्थापना की, इसलिए उन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है। तो इंटरनेट का जनक कौन? जेसी लिकलाइटर। जेसी लिकलाइटर। यहां स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, ये सी अलग है। जेसी लिकलाइटर। क्लियर एकदम? इंटरनेट का जनक। सर्वप्रथम इंटरनेट की जो शुरुआत हुई है वो ARPANET के रूप में। ARPANET लिखा हुआ है ARPANET। ARPANET। कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ARPANET क्या है? तो ARPANET एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। ARPANET का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। ARPANET जो है 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इसका उपयोग किया गया। यह दुनिया का पहला नेटवर्क था, दुनिया का पहला नेटवर्क ARPANET। और ये कहा अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा कब शुरू किया गया था? 1969 में। और 1989 में 1989 में जो है इंटरनेट जो है वो आम जनता के लिए खोल दिया गया था। ARPANET को आम जनता के लिए खोल दिया गया था। अब इंटरनेट में एक लैंग्वेज है HTML। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। HTML हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो इंटरनेट की लैंग्वेज है HTML, इसकी जो शुरुआत है 1989 में, 1989 में टिम बर्नर्स ली द्वारा इसका विकास किया गया। टिम बर्नर्स ली, क्या बताया मैंने, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसने शुरुआत की गई? टिम बर्नर्स ली के द्वारा। कब शुरुआत की गई? 1989, 1989 में। इसके बाद एक और है WWW, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। और इसकी शुरुआत जो है 6 अगस्त 1989 को की गई। 6 अगस्त 1989, सॉरी 6 अगस्त 1991, 1991, 6 अगस्त 1991 में। और इसकी भी स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है, इसके प्रयोग का जो श्रेय दिया जाता है, वो भी किसको? टिम बर्नर्स ली को। यहाँ WWW के विषय में दो बातें सामने आएगी। वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव कब दिया गया था? तो 1989 में। और इसका प्रयोग कब से किया गया? तो प्रयोग किया गया है 6 अगस्त 1991 में। पहला आम प्रयोग 6 अगस्त 1991 में। तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो WWW का प्रथम प्रस्ताव टिम बर्नर्स ली द्वारा 1989 में, 1989 में दिया गया था। और इसका उपयोग जो है वो किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली। और सर्वप्रथम कब? 1991 में, 1991 में। तो वर्ल्ड वाइड वेब का भी जनक जो है वो टिम बर्नर्स ली को ही कहा जाता है। टिम बर्नर्स ली को ही कहा जाता है। और इसके लिए जो पहला प्रोटोकॉल था वो था TCP/IP। TCP/IP, हम इसे डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए कि WWW में जो नियमों का संचालन करने वाला जो पहला प्रोटोकॉल था वो था TCP/IP। अब मोज़ेक, मोज़ेक क्या है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। मोज़ेक, फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा? मोज़ेक। और 1993 में, 1993 में किसने? मार्क एंडरसन द्वारा इसका उपयोग किया गया था। 1993 में किसके द्वारा? मार्क एंडरसन। मोज़ेक, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर। मोज़ेक क्या है? वेब ब्राउजर है, फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। और 1993 में, 1993 में इसका उपयोग किया गया। और किसके द्वारा? मार्क एंडरसन के द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं सर्न, सर्न, CERN, CERN, सर्न, ठीक, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर। वर्ल्ड वाइड वेब का निःशुल्क उपयोग प्रारंभ किया गया था 1993। सबसे पहले जो है इस वेब ब्राउजर का, मोज़ेक का जो है, या वर्ल्ड वाइड वेब का जो है सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा? सर्न के द्वारा किया गया था, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा सर्वप्रथम 1993 में इसका उपयोग किया गया था। एक उदाहरण है W3C। कोई सोचे जरा क्या होता है W3C? W3C, W3 तो पता है, वर्ल्ड वाइड वेब, W3 हो गया। फिर इसमें C क्या है? W3C, W3C, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, कंसो, क्या बताया मैंने? कंसोर्टियम, कंसोर्टियम, WWW कंसोर्टियम, W3C। तो इसकी स्थापना जो है 1994 में की गई है। W3C की स्थापना 1994 में। और ये क्या है? एक प्रोटोकॉल का विकास करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। वर्ल्ड वाइड वेब के लिए प्रोटोकॉल जो नियमावली है
उसका विकास करने के लिए W3C की स्थापना की गई है। अब हम बात करते हैं VSNL, 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 विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश, VSNL फुल फॉर्म क्या बताया? विदेश, V फॉर विदेश, S फॉर संचार, N फॉर निगम, L फॉर लिमिटेड। VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। और 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई। यदि सरल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत कब की गई है, तो वो की गई है 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई। और किसके द्वारा की गई? VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा की गई है। अब एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि HTML का विकास करने का श्रेय किसको दिया जाता है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्या पढ़ा हमने? टिम बर्नर्स-ली। अब इंटरनेट कैसे काम करता है? हमारा सरल सा क्वेश्चन है, इंटरनेट कैसे काम करता है? तो दुनिया भर के अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क को विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जोड़ने से इंटरनेट का निर्माण होता है। और यह क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। यह इंटरनेट कैसे क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। सर्वर अपने से जुड़े उपयोगकर्ता को मांगी गई सूचना या डाटा उपलब्ध कराता है। तो सर्वर, ठीक है। और इसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है और उसका नाम है TCP/IP। क्लियर है? किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा प्रदाता, हमने लिखा है ISP अर्थात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो किसी भी इंटरनेट नेटवर्क का हमें इस्तेमाल करना है तो किसकी जरूरत पड़ती है? इंटरनेट सेवा प्रदाता की सेवा लेना होता है। और ये टेलीफोन लाइन या वायरलेस तकनीक द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट सेवा प्रदाता की सर्वर से जोड़ा जाता है। पहले तो टेलीफोन लाइन के माध्यम से जोड़ा जाता था, लेकिन अब जो है वायरलेस जो है वो भी सुविधाएं हमें मिल रही है। और इसके लिए इंटरनेट सेवा प्रदाता को हमें कुछ शुल्क देना होता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता को शुल्क देना होता है। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे इंटरनेट से जुड़ना है तो हमारे पास में क्या क्या साधन होना चाहिए। इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमारे पास में क्या क्या साधन होना चाहिए। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन होना चाहिए? तो यदि हम देखें तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमारे पास में पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, क्या होना चाहिए? पीसी होना चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर हमारे पास में होना चाहिए। एक मॉडेम होना चाहिए, मॉडेम अर्थात नेटवर्क इंटरफेस, मॉडेम होना चाहिए। मॉडेम के साथ में संचार माध्यम होना चाहिए। संचार माध्यम टेलीफोन लाइन हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। फिर एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए क्या चाहिए हमें? वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। और इन सब चीजों का उपयोग करने के लिए मेरे पास ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए इंटरनेट का उपयोग करने के लिए? तो पीसी होना चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर, मॉडेम होना चाहिए, संचार माध्यम होना चाहिए, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होना चाहिए और ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या सेवा प्रदाता क्या है? तो सेवा प्रदाता वे संस्थाएं हैं जो व्यक्तियों और संस्थाओं को इंटरनेट से जोड़ने का माध्यम और उससे संबंधित सेवाएं प्रदान करती है।
जो आईएसपी का कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर कहलाता है, जबकि उपयोगकर्ता का कंप्यूटर सर्वर क्लाइंट सर्वर कहलाता है। जो सेवा प्रदाता है उसका जो कंप्यूटर सर्वर है वो कंप्यूटर कहलाता है, सर्वर कंप्यूटर कहलाएगा। और जो क्लाइंट है, जो उपयोग करता है, उसका जो सर्वर है वो क्या कहलाएगा, क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। और आईएसपी जो होता है वो इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए कुछ सेवा शुल्क भी लेता है। तो हमारे एक स्लाइड का डाटा हमने पढ़ लिया। अब दूसरी स्लाइड पे आते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, कौन से प्रोटोकॉल का इंटरनेट के लिए उपयोग किया जाता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, यह हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो प्रोटोकॉल क्या है, तो किसी भी नेटवर्क में दो या अधिक कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के त्रुटि रहित आदान प्रदान को संभव करने के लिए जरूरी है कि दोनों कंप्यूटर कुछ समान नियमों और प्रतिमानों का अनुपालन करें। जो सेवा प्रदाता कंप्यूटर है, जो सर्वर कंप्यूटर है, और दूसरा उपयोगकर्ता का कंप्यूटर जो क्लाइंट कंप्यूटर है, दोनों कंप्यूटर जो है कुछ नियमों का पालन करें। तो जो नियम बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोटोकॉल। वही क्या कहलाते हैं, प्रोटोकॉल कहलाते हैं। सरल शब्दों में यदि देखें तो नियमों तथा प्रतिमानों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है, अर्थात सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। व्हाट इज प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल क्या है, तो सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड, जिसके लिए जो आईएसपी है वो और जो क्लाइंट है, सर्वर और क्लाइंट दोनों इसका उपयोग करते हैं। अब कौन कौन से प्रोटोकॉल इसमें उपयोग किए जाते हैं, तो हमने पहले ही बताया टीसीपी आईपी पहला प्रोटोकॉल है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दो प्रोटोकॉल संयुक्त रूप से हैं, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। साथ साथ इनका उपयोग किया जाता है, साथ साथ इनका उपयोग किया जाता है। तो इसलिए इनको क्या सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा गया है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा गया है। तो टीसीपी आईपी इंटरनेट का संचार प्रोटोकॉल है। कौन सा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पैकेज स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करता है। स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करता है जब किसी सूचना या डाटा को किसी कंप्यूटर या सर्वर द्वारा इंटरनेट पर भेजा जाता है, तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल उस सूचना को छोटे छोटे यूनिट्स में विभाजित कर देता है, और इस समूह को जो है पैकेट्स कहा जाता है। इस समूह को क्या कहते हैं, पैकेट्स कहा जाता है। क्या पढ़ रहे हैं, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये सूचना को छोटे छोटे यूनिट्स में विभाजित कर देता है, और इन समूहों को पैकेट्स कहा जाता है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, टीसीपी का काम तो हमने देख लिया। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, प्रत्येक पैकेट को एक विशेष पता एड्रेस देता है तथा गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका रास्ता मतलब पाथ तय करता है, उसका रास्ता तय करता है। क्लियर हो गया, दोनों का काम। गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रास्ता कौन तय करता है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब दूसरा प्रोटोकॉल हम देखेंगे SMTP। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, आईएएस हो, या पटवारी जैसी परीक्षा हो, यूजीसी नेट हो, ऐसे किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक जिसने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो और ऐसे और वीडियो चाहिए हो, तो मोर का मैसेज जरूर करें, मोर का मैसेज जरूर करें। तो क्या क्या देखा हमने, SMTP सिंपल मेल
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यह इंटरनेट पर ईमेल के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। ईमेल यदि करना हो, ईमेल प्राप्त करना हो तो किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? एसएमटीपी। इसमें उपयोगकर्ता क्लाइंट के कंप्यूटर से मैसेज को ईमेल सर्वर तक तथा पुनः सर्वर से प्राप्तकर्ता तक भेजने के लिए इस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है वो है HTTP। HTTP अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम इंटरनेट पर या वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना चाहते हैं तब इस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। काय के लिए? हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना हो तो हमें HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला जो हमारा प्रोटोकॉल है वो है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच फाइल स्थानांतरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उस फाइल में डाटा, टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो सकता है। क्या? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। तो इसके माध्यम से कोई भी फाइल हो सकती है और उस फाइल में चाहे कोई भी डाटा हो, चाहे टेक्स्ट के रूप में हो, ग्राफ के रूप में हो, ध्वनि के रूप में हो या फिर वीडियो के रूप में हो, चलचित्र के रूप में हो, कोई भी डाटा जो है FTP के माध्यम से भेजा जा सकता है। अब हम देखेंगे गोफर। अगला जो हमारा गोफर तो यह एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है। क्या ये गोफर जो है वो प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है। प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को खोजना, प्राप्त करना तथा उन्हें प्रदर्शित करने को संभव बनाता है। गोफर क्या है? एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है। याद रखना है, MPPSC के मेंस में 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, सबकी हालत खराब कर जाता है। गोफर क्या है? तो हमने बता दिया गोफर क्या है। एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को खोजना, प्राप्त करना तथा उन्हें प्रदर्शित करना संभव बनाता है। अब हम देखेंगे टेलनेट। अगली जो कड़ी है उसमें है टेलनेट। टेलनेट एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है। टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है जो कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करता है। कमांड लाइन इंटरनेट का उपयोग करता है। टेलनेट क्या है? टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल। टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल। टेलनेट द्वारा हम रिमोट कंप्यूटर का उपयोग ऐसे करते हैं जैसे उसी कंप्यूटर के सामने बैठे हो। इसमें लोकल कंप्यूटर पर टाइप किया गया कमांड रिमोट कंप्यूटर द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। किसी दूरस्थ कंप्यूटर को भी इसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस तरीके से प्रोटोकॉल देखा हमने। प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल। और इसके प्रमुख सबसे पहला प्रोटोकॉल TCP/IP, SMTP, HTTP और FTP। गोफर के बारे में पढ़ा। एक गोफर क्या है? प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है। और फिर हमने टेलनेट के बारे में पढ़ा। टेलनेट एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है जो कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करता है, मतलब दूर से किसी दूसरे कंप्यूटर का वो उपयोग करता है, उसे नियंत्रित करता है। अब हम देखेंगे WWW वर्ल्ड वाइड वेब। WW इसे W3 भी बोला जाता है। W3 अर्थात WWW वर्ल्ड वाइड वेब या संक्षेप में से वेब भी कहा जाता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वाधिक लोकप्रिय उपयोगी सेवा है।
इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वाधिक लोकप्रिय इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वाधिक लोकप्रिय उपयोगी सेवा है। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर लाखों पेज डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध है। वर्ल्ड वाइड वेब पर लाखों वेब पेज जो है डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध है और यह हाइपर लिंक द्वारा आपस से जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है जिसे हम इंटरनेट पर वेब ब्राउजर की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तो www क्या है? www इंटरनेट पर उपलब्ध सर्वाधिक लोकप्रिय उपयोगी सेवा है जिस पर लाखों पेज डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध है और वेब ब्राउजर के माध्यम से इसके हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो इंटरनेट को एक सूचना राजमार्ग इंफॉर्मेशन हाईवे के रूप में परिवर्तित कर देता है और इसके लिए हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है। काहे की वेब ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखेंगे लैंग्वेजेस यूज्ड ऑन www वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयुक्त प्रयोग होने वाली प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहला है HTML, अभी हमने पढ़ लिया इसे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। तो यह वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। वेब पेज तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है और जिसमें हाइपर टेक्स्ट व हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। दूसरी भाषा देखें हम, दूसरी लैंग्वेज यदि देखें तो XML अर्थात एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज तैयार करने के लिए प्रयुक्त एक लैंग्वेज है। इसके द्वारा जो है डाटा स्टोर करने तथा उसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक स्थानांतरित करने में उपयोग किया जाता है। फिर है XHTML। तीसरी जो लैंग्वेज है जो इसमें उपयोग की जाती है वो है XHTML अर्थात एक्सटेंडिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें HTML तथा XML दोनों भाषाओं की विशेषताएं समाहित होती है, तो उसे क्या कहेंगे? XHTML। ऊपर वाली जो दो भाषाएं हैं HTML और XML दोनों के गुण ये प्रदर्शित करती है। फिर है जावा स्क्रिप्ट। अगली जो लैंग्वेज के रूप में हमने देखा जावा स्क्रिप्ट। कौन सी? जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है? तो यह सन माइक्रोसिस्टम कंपनी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। किसने जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का जो उपयोग है सर्वप्रथम किसने किया? सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा। और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें निर्देशों को लिखने की आवश्यकता कम पड़ती है। ऐसे लैंग्वेज है जिसमें निर्देशों को लिखने की कम से कम आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद है PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। एक लैंग्वेज है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। प्रारंभ में इसे पर्सनल होम पेज का नाम दिया गया था और 1994 में जो है रेस्मस लेडोर्फ ने इसे प्रारंभ किया। इस भाषा का जो विकास है 1994 में रेस्मस लेडोर्फ द्वारा इसका विकास किया गया है। तो ये हमारी दूसरी जो स्लाइड है ये भी कंप्लीट होती है और अब हम देखेंगे थर्ड जो स्लाइड है हमारी वो है आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल हमने देख लिया। प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन। तो वही देखना है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या है।
इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या है? तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को उसकी पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है जिसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। क्लियर हो गया एकदम। आईपी एड्रेस क्या है? तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर या उपकरण को उसकी पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है जिसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। और इस अंकीय पते तक पहुंचने के लिए हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत पड़ती है। जो आईपी एड्रेस दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? आईएसपी अर्थात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। और किसी भी दो कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस होता है वो सेम नहीं हो सकता, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो ये आईपी एड्रेस की जो दो बातें हैं, तो उसमें दोनों बातें हम देखें। क्या? स्टैटिक आईपी एड्रेस और दूसरा है डायनामिक आईपी एड्रेस। ये जो आईपी एड्रेस है वो दो भागों में है, स्टैटिक आईपी एड्रेस और दूसरा है डायनामिक आईपी एड्रेस। तो ये जो स्टैटिक आईपी एड्रेस है किसी कंप्यूटर को स्थायी रूप प्रदान करता है। जो स्थायी पता होता है वो स्टैटिक आईपी एड्रेस कहलाएगा। और यदि किसी कंप्यूटर के इंटरनेट से जुड़ने पर हर बार नया आईपी एड्रेस दिया जाता है तो उसे डायनामिक आईपी एड्रेस कहते हैं। उसे डायनामिक आईपी एड्रेस कहते हैं। अब हम देखेंगे आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट का पहले होता था, लेकिन अब जो है ये कम पड़ने लगा है। तो इसी कारण इसके लिए 128 बिट नंबर का भी उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे डोमेन नेम सिस्टम क्या है। डोमेन नेम सिस्टम क्या है? जो आईपी एड्रेस जो अंकीय पता होता है तो उसे तो हमने पढ़ लिया, उसे आईपी एड्रेस कहते हैं। ये दो भागों में होता है। तो डोमेन नेम एड्रेस, तो अब पहले देखते हैं डोमेन नेम एड्रेस। क्या देखा? इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर उपकरण का एक आईपी एड्रेस होता है और इस अंकीय पता को याद रखना एक कठिन कार्य है। बिल्कुल सही बात है। इतने सारे डोमेन नेम को याद करना हमारे लिए कठिन कार्य होता है। तो इस समस्या को हल करने के लिए डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या है? तो डोमेन नेम सिस्टम में सभी डोमेन नेम तथा उससे संबंधित आईपी एड्रेस का संग्रह होता है। सभी आईपी एड्रेस वहां पर होते हैं। तो डोमेन नेम केस सेंसिटिव नहीं होता, अर्थात बड़े अक्षरों या छोटे अक्षरों किसी में भी टाइप करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि स्मॉल में टाइप किया तो अलग होगा, कैपिटल में टाइप किया तो नहीं, वो एक जैसा ही टाइप होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें डोमेन नेम होता क्या है। तो नेटवर्क में प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है। डोमेन नेम क्या है? तो नेटवर्क में प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष या यूनिक नाम दिया जाता है जो उस वेबसाइट का पता होता है, पता होता है। और डोमेन नेम के उदाहरण यदि देखा जाए तो google.com लिखा है हमने, जैसे ये है google.com, yahoo.com, hotmail.com, ये सब क्या है? डोमेन नेम है, डोमेन नेम है। तो www डोमेन नेम का अंग होता है, पर यदि इसे ब्राउजर के एड्रेस बार पर टाइप न किया जाए तो वेब ब्राउजर इसे स्वयं ही जोड़ लेता है। www हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ये अपने आप ही जोड़ लेता है। तो डोमेन नेम क्या है? तो डोमेन नेम में उस वेबसाइट का नाम तथा एक्सटेंशन नाम शामिल होता है। डोमेन नेम में दो चीज, एक उस डोमेन उस वेबसाइट का नाम और दूसरा उस एक्सटेंशन का नाम शामिल होता है। प्रत्येक वेबसाइट का अपना अलग अलग नाम होता है, जबकि एक्सटेंशन नाम कुछ पूर्व निर्धारित विकल्पों में से कोई एक हो सकता है। नाम तथा एक्सटेंशन को डॉट द्वारा अलग किया जाता है। ये क्वेश्चन पीएससी ने पूछा है। जो नाम है, जो वेबसाइट का नाम है और जो एक्सटेंशन है,
इन दोनों को किससे अलग किया जाता है? तो डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे गूगल डॉट कॉम, तो गूगल क्या है? डोमेन वेबसाइट, और कॉम क्या है? एक्सटेंशन है, और उसे डॉट से अलग किया हुआ है। जैसे याहू डॉट डॉट इन, हॉटमेल डॉट कॉम। तो इस तरीके से डोमेन नेम में अंक और अक्षर दोनों हो सकते हैं। याद रखें, डोमेन नेम में अंक और अक्षर दोनों हो सकते हैं। इसमें अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। कितने? 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? अंक भी हो सकते हैं और अक्षर भी हो सकते हैं। और इसमें हाइफन एक, ये हमने यहां लिखा नहीं है, लेकिन हाइफन हाइफन नामक एक स्पेशल कैरेक्टर का ही प्रयोग किया जा सकता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाइफन नामक एक स्पेशल कैरेक्टर का ही इसमें उपयोग किया जा सकता है। यदि हम और टॉप लेवल डोमेन नेम देखें तो एजुकेशन, एजुकेशनल तो ईडीयू लिख देते हैं, कॉमर्शियल कॉम लिख देते हैं, गवर्नमेंट को जीओवी लिख देते हैं, नेटवर्किंग को एनईटी लिख देते हैं, इंटरनेशनल को आईएनटी संक्षिप्त में लिखते हैं, कंपनी को सीओ लिख लेते हैं, इंफॉर्मेशन को इन्फो आईएनएफओ लिख देते हैं, इंडिया को डॉट इन लिख देते हैं, यूनाइटेड किंगडम को यूके लिख देते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को यूएस। तो इस तरीके से विभिन्न डोमेन नेम है, उसके शॉर्ट फॉर्म मैंने अभी आपको बताए हैं। अब हम देखेंगे यूआरएल। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसे संक्षेप में क्या है? ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल का नाम है। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? ट्रांसफर प्रोटोकॉल का नाम है। और www पर स्थित वेबसाइट या वेब पेज का विशेषीकृत पता, विशेषीकृत पता उस वेबसाइट या वेब पेजों का यूआरएल कहलाता है। क्या यूआरएल क्या है? www पर स्थित किसी वेबसाइट का वेब पेज का विशेषीकृत पता उस वेबसाइट या वेब पेज का यूआरएल कहलाता है। और यह कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था है जो यह बताता है कि वांछित सूचना कहाँ उपलब्ध है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये यूआरएल क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसे कैसे लिखते हैं हम? तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल का नाम, फिर कॉलन दिया जाता है और फिर 2 स्लैश। ये यहां हम देखें तो ये यहाँ पे जब भी हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो सबसे पहले ट्रांसफर प्रोटोकॉल का नाम देंगे, फिर ये सेमीकोलन देंगे, कॉलन देंगे, और फिर 2 स्लैश। फिर क्या देना है हमें? 2 स्लैश देते हैं, 2 स्लैश, और इसके बाद में क्या? सर्वर का नाम और पता। उसके बाद में सर्वर का नाम और पता, सर्वर का नाम और पता, जैसे http://www.google.com। तो इस तरीके से हम वहां पर पहुंच सकते हैं। यूआरएल में कभी भी खाली स्थान या स्पेस का उपयोग नहीं किया जाता है, ये याद रखना है। यूआरएल में स्पेस नहीं दिया जा सकता। ठीक, अब आगे देखते हैं यूआरआई। यूआरएल हमने पढ़ लिया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और अब यूआरआई यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित किसी फाइल या सूचना का नाम और उसकी स्थिति बताता है कि कहां पर होगा। तो ये कौन बताता है? यूआरआई। यूआरआई यूआरआई वास्तव में यूआरएल का ही कुछ हिस्सा शामिल होता है। क्लियर हो गया? दोनों चीज हमने पढ़ा, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यूआरआई यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अब हमें महत्वपूर्ण अवधारणा हमें देखना है और वो है वेब ब्राउजर। वेब
ब्राउजर। हर साल इससे संबंधित पीएससी का प्री का क्वेश्चन पेपर देख रहा हूं मैं, 2017 से देख रहा हूं और कंटिन्यू इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वेब ब्राउजर, व्हाट इज वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर क्या है? तो इंटरनेट पर www का प्रयोग वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जाता है। वेब वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है कि www में तो लाखों की संख्या में वेब पेज है, तो किस वेब पेज पर क्या लिखा हुआ है हमें जानकारी कहां मिलेगी? तो ये काय के द्वारा, वेब ब्राउजर के द्वारा। तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो www पर स्थित हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। बस इतना सा याद करना है, वेब ब्राउजर क्या है? तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो www पर स्थित हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। तो किस प्रोटोकॉल के रूप में कार्य करता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के रूप में काम करता है। अब हम प्रमुख वेब ब्राउजर देखें तो सबसे पहला वेब ब्राउजर टिम बर्नर्स ली द्वारा मोज़ेक का उपयोग किया गया था, मोज़ेक का। इसके बाद में दूसरा वेब ब्राउजर हमने लिखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित ये वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके बाद में देखते हैं मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स ये भी एक बहुत बहुत उपयोगी वेब ब्राउजर है। इस वेब ब्राउजर का प्रयोग विंडोज, लाइनक्स आदि माइक्रो सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। यह एक निःशुल्क वेब ब्राउजर है, निःशुल्क उपलब्ध वेब ब्राउजर है, अर्थात इसका उपयोग करने के लिए हमें कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। तो मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है और इसका उपयोग मोजिला कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था। इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है? विंडोज में किया जाता है, लाइनक्स में किया जाता है और मैकिन्टोश मैटिंग मैकिन्टोश आदि ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है एप्पल सफारी। एप्पल्स सफारी ये भी एक वेब ब्राउजर है और एप्पल कारपोरेशन द्वारा 2007 में इसका उपयोग किया गया। एप्पल कारपोरेशन द्वारा 2007 में इसका उपयोग किया गया है। इसका प्रयोग आईफोन तथा आईपैड के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन इतना सा बड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन हमने पढ़ लिया तो अब हमारे लिए सरल हो गया कि इसका उपयोग आईफोन तथा आईपैड के लिए किया जाता है। क्या नाम बताया? एप्पल्स सफारी। इसके बाद है गूगल गूगल क्रोम। गूगल क्रोम, इसके बाद में गूगल क्रोम। तो गूगल कंपनी द्वारा सन 2008 में विकसित किया गया वेब ब्राउजर जो अपने बेहतर सुरक्षा प्रावधानों तथा उच्च गति क्षमता के लिए बहुत अधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक इसी वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। क्या? गूगल क्रोम। इसके बाद है ग्राफिकल वेब ब्राउजर। ग्राफिकल वेब ब्राउजर GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग करते हुए इंटरनेट पर वेब पेज को एक्सेस करने की सुविधा दी जाती है। तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि मोजेक जो है वो सबसे पहला लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउजर था, वेब ब्राउजर था। अब हम देखेंगे सर्च इंजन। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है और बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन बात कर रहे हैं हम? सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब सूचनाओं का अथाह भंडार है जिसमें करोड़ों वेब पेज स्थित है और इन्हें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अतः इस अथाह भंडार में जो वांछित सूचना खोजने में सर्च इंजन हमारी मदद करता है। कहां जाना है तो सर्च इंजन हमें बताता है। तो क्या है सर्च इंजन? सर्च इंजन वेब पर स्थित सभी वेब पेजों की सूची बनाकर रखता है। क्या है सर्च इंजन? क्या काम करता है सर्च इंजन? तो सर्च इंजन वेब पर स्थित
अर्थात www पर स्थित सभी वेब पेजों की सूची या इंडेक्स बनाकर रखता है। वह वेब पेज के टाइटल, उसके मुख्य शब्द, कीवर्ड या वेब पेज पर स्थित किसी शब्द या शब्द समूह के आधार पर वेब पेज की खोज करता है। जैसे ही हम नेट पे जाते हैं, इंटरनेट पर जाते हैं और कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं, तो ढेर सारे हमारे सामने ऑप्शन लेके आ जाता है कि क्या ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, क्या सर्च करना चाहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी मदद करता है। तो वेब ब्राउज़र में हम अब कोई टेक्स्ट या फ्रेज डालते हैं, तो सर्च इंजन इससे संबंधित वेब पेज की पूरी सूची हमारे सामने प्रदर्शित कर देता है। तो वेब पेज को यदि देखें, तो प्रमुख सर्च इंजन है हमारे पास गूगल, याहू, आस्क.com, अल्टा विस्टा और ऑर्कुट। अल्टा विस्टा और ऑर्कुट। अब हमने जो पढ़ा है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का हम रिवीजन करते हैं, देखते हैं हमने क्या देखा। तो हमने देखा है इंटरनेट की उत्पत्ति खोजी जा सकती है तो अर्पानेट के रूप में, अर्पानेट से इसकी शुरुआत हुई है। इंटरनेट क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त रूप है, अर्थात कंप्यूटर पर आधारित सूचनाओं का अंतरराष्ट्रीय तंत्र है। W3C का पूरा रूप क्या है? W3C का पूरा रूप क्या है, ये हमने पढ़ा। तो W3C का पूरा रूप है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। कंसोर्टियम, ठीक है। टेलनेट क्या है? टेलनेट क्या है? तो एक टेस्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल। ये आईबीपीएस क्लर्क 2012 में पूछा गया था, टेलनेट क्या है? तो एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। www का पूरा नाम पढ़ा अपन ने। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, जो दुनिया के लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। एफटीपी हमने पढ़ा, एफटीपी क्या है? एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ब्राउजर हमने पढ़ा, ब्राउजर क्या है? इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर। ब्राउजर क्या है? इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है। विंडो एक्सप्लोरर, ये हमने पढ़ा अभी। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउजर। विंडो एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउजर क्या है? रिफ्रेश कंप्यूटर से संबंधित एक कमांड है। रिफ्रेश किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए कमांड। रिफ्रेश क्या है? कंप्यूटर पर किसी पेज को रीलोड करने के लिए दी गई कमांड को क्या कहते हैं? हम रिफ्रेश कहते हैं। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। यूआरएल हमने पढ़ा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसी प्रकार एक सर्च इंजन सर्च के परिणामों की सूची को प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हिट्स। हिट्स, HITS, हिट्स। एक सर्च इंजन सर्च के परिणामों की जो सूची प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? हिट्स। वेब ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो आईबीपीएस क्लर्क 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। वेब ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। क्या है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। सर्वर कंप्यूटर क्या है? हमने दो प्रकार के कंप्यूटर पढ़े थे, सर्वर कंप्यूटर और क्लाइंट कंप्यूटर। तो सर्वर कंप्यूटर क्या है? किसी एक केंद्रीय कंप्यूटर जो अन्य पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या अन्य कंप्यूटर को डाटा स्टोर करता है, तो सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, चार विकल्प भी दूंगा और आपको फटाक से उसका सही जवाब सोचना है। फिर मैं उसका जवाब दूंगा, तो अपने आप सेल्फ एनालिसिस करना है कि आप सही थे या गलत। ठीक है। तो विश्वव्यापी जाल www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन ध्यान से सुने। www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? और ये आईएएस 2007 में, यूपीपीएससी में पूछा गया और एसएससी 2013 में पूछा गया, एमपीपीएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? और ऑप्शन रहे आपके सामने ए,
ए नंबर पे बिल गेट्स, बी नंबर पे लियन फियोक, सी नंबर पे एन रसल और डी नंबर पे टीम बर्नर्स ली। और मुझे पता है आप लोगों ने, सब लोगों ने सही जवाब दिया है, ऑप्शन डी टीम बर्नर्स ली। और आप लोग एकदम सही है, आपका उत्तर सही है, टीम बर्नर्स ली। अब अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, जो यूपीएससी प्री 2005 में और एमपीपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। याहू, गूगल व एमएसएन है। याहू, गूगल व एमएसएन है। उत्तर आपके सामने स्क्रीन पे है लगे तो, फिर भी मैं आपके सामने को ऑप्शन दे रहा हूं। ए नंबर पे इंटरनेट साइन, बी नंबर पे कंप्यूटर ब्रॉड, सी नंबर में स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां और शनि ग्रह के छल्ले। तो क्या है? इंटरनेट साइट। इंटरनेट साइट क्या पूछा था मैंने? याहू, गूगल या एमएसएन क्या है? इंटरनेट साइट्स है। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। बड़ा सरल सा उत्तर है इसमें। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क है। ए नंबर पे एक्स्ट्रानेट, बी नंबर पे इंट्रानेट, सी नंबर पे वेबनेट और डी नंबर पे इंटरनेट। सबने सही उत्तर दिया है, इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, सूचना राजपथ इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? क्वेश्चन बड़ा सरल है, लेकिन ऑप्शन देख के ऐसा लग जाएगा कि साला ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है मेरा? सूचना राजपथ या इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? ईमेल को, पेजर को, सेलुलर फोन को, इंटरनेट को। बड़ा सरल उत्तर, इंटरनेट को कहते हैं। इंटरनेट को कहते हैं। ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउजर है। तो ए नंबर पे ऑप्शन दिया है, लैन में कंप्यूटर का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर। बी नंबर पे लैन में कंप्यूटर को लॉग करने वाला सॉफ्टवेयर। सी में है इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर है सी नंबर का, इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर। डक डक गो, डक डक गो है। एमपीपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, डक डक गो क्या है? और ऑप्शन रहे ये, ए नंबर पे सर्च इंजन, बी पे वेब ब्राउजर, सी पे वायरस और डी पे न्यूज वेबसाइट। तो ए नंबर का ऑप्शन सही है, सर्च इंजन। देखो हमने सर्च इंजन के यहाँ नाम लिखे हैं, गूगल, याहू, आस्क.com, अल्टाविस्टा, ओरकुट और डक डक गो भी इसमें शामिल कर लेंगे। डक डक गो भी इसमें शामिल कर लेंगे। तो इस तरीके से आज हमने इंटरनेट और इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल वगैरह सब कुछ पढ़ने की कोशिश की है। और ऐसे ढेर सारी जानकारी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित होगा, तो उसे प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कुछ कमियां यदि इसमें हैं, तो मुझे मैसेज के माध्यम से इंगित अवश्य करिए, ताकि मैं इन कमियों को दूर कर सकूं। हमारे साथ में बने रहने के लिए, हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।